नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस का रिवीजन मॉड्यूल। आरएएस मेंस के लिए जो रिवीजन मॉड्यूल हमने शुरू किया था उसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स एंड योगा फिनिश कर दिया था। और हम बिहेवियर के भी दो लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। एक तो हमने बुद्धि पढ़ा था, इंटेलिजेंस, और एक हमने पर्सनालिटी पढ़ा था। उसके अलावा अब आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे लर्निंग के बारे में, अधिगम क्या है और मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या है। उसमें हम लोग देखेंगे स्टाइल्स ऑफ लर्निंग क्या है, मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत मेमोरी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ये फॉर्मेटिंग नहीं है भैया ना, ये फॉरगेटिंग है, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग देखेंगे, और असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन। जैसे हमने असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी देखा था पिछले लेक्चर में, वैसे हम असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर 3, ये लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले लर्निंग की परिभाषा। तो लर्निंग होता क्या है? किसी भी चीज को सीखने की जो प्रक्रिया है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे माइंड में रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्रिएट करती है। कैसे सीखी जाती है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से। तो एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है। एक फिर कॉल्विन भाई साहब और स्किनर भाई साहब हैं, इन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है। और जो कॉल्विन की जो डेफिनेशन है वो कहती है लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन आर रेडीमेड बिहेवियर। जो आपका रेडीमेड बिहेवियर है उसमें जो मॉडिफिकेशन होगा, किस कारण से? एक्सपीरियंस के कारण से, है ना। लर्निंग इज द मोटिवेशन मॉडिफिकेशन इन आर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। फिर एक स्किनर है, स्किनर क्या कहते हैं? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। तो ये तीन परिभाषाएं, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा समझाने जैसा तो है नहीं। तो ये तीन परिभाषा एटलीस्ट आप एनसीईआरटी की परिभाषा तो रट ही लेना। फिर दूसरी बात आती है फीचर्स ऑफ लर्निंग। अब ये जो फीचर्स हमने हमेशा शुरुआत से देखा है कि हम डेफिनेशन से फीचर्स बनाते हैं। तो फीचर्स देखो कैसे हैं। देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग से क्या होता है? बिहेवियर में बदलाव होता है। ये चेंजेस क्या होते हैं? रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। परमानेंट भी कह सकते हैं अपन इसको, पर रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। परमानेंट थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। फिर इसमें जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, दे कैन बी बोथ इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल। सॉरी, थोड़ी सी है ना इसमें मिस्टेक्स हैं। दूसरी बात, आज थोड़ा सा वॉल्यूम को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मेरे घर के पास में ही कुछ कोई फंक्शन चल रहा है, तो वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से। तो ये देखते हैं चेंजेस जो इसमें है फीचर्स ऑफ लर्निंग में। चेंजेस कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर लर्निंग क्या है? क्रिएटिव चीज है ना। लर्निंग क्या है? सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। इट इज क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस का सिंथेसिस है ये लर्निंग। फिर अपन देखें स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, जो टॉपिक दिया हुआ है। अपन देखो टॉपिक वाइज देखें तो अपने को जो जो टॉपिक में लिखा हुआ है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आरएएस में कोई बहुत दिमाग लगा करके क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं। जैसे मान लो उसको लर्निंग के चैप्टर में से हर जो आपकी चार यूनिट्स हैं, मतलब चार सब यूनिट्स है मान लो बिहेवियर की, उस बिहेवियर की चार सब यूनिट्स में से हर सब यूनिट में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, किसी में से दो आते हैं और एक क्वेश्चन तो पक्का ही। अब मान लो इसमें क्वेश्चन बनाना है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन क्या है? स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ लर्निंग? व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ मेमोरी? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मेटिंग? व्हाट आर असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन? हाउ इज मोटिवेशन असेस्ड? तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर जितनी भी चीजें अपन लोग कवर कर रहे हैं ना, ये सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। आई हैव सीन एंड इन एवरी एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर और सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आप भी प्रीवियस ईयर देख लेना, ये लेक्चर होने के बाद में देख लेना भले, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी हैव कवर्ड। ठीक है। तो हम अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब स्टाइल्स ऑफ लर्निंग अपने पास टॉपिक दिया हुआ है। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग में स्टाइल्स है क्या? स्टाइल्स क्या है? मेथड्स है, किसके द्वारा, लर्नर के द्वारा जो यूज किए जाते हैं, किसके लिए? लर्निंग को आसान बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करते हैं कि किस लिए? अपनी जो लर्निंग है उसको इजी बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जो अब देखो ये क्या कहते हैं कि लर्निंग स्टाइल जो है ना, ये मेनली तीन चीजों से डिराइव होती है। ये क्या क्या तीन चीजें हैं? एक तो परसेप्चुअल मोडालिटी है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, और एक पर्सनालिटी पैटर्न। अब परसेप्चुअल मोडालिटी में क्या होता है? इसको प्रात्यक्षिक प्रकारता का वो भी कहते हैं, परसेप्चुअल मोडालिटी को। ये बायोलॉजिकल बेस्ड रिएक्शंस है, किसके प्रति? फिजिकल एनवायरनमेंट के प्रति। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, उसको किसी चीज को सुन करके याद करना अच्छा लगता है, किसी को लिख करके याद करना अच्छा लगता है, किसी को और किसी तरीके से। तो ये सारे जो बायोलॉजिकल बेस्ड रिएक्शंस हैं, जो आपकी इंद्रियों द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, तो वो प्रेफरेंस आपकी जो है ना, वो परसेप्चुअल मोडालिटी है। और ये स्टाइल्स ऑफ लर्निंग मतलब इससे इजाद होता है। तो अब देखो, इट रेफर्स टू द प्रेफरेंस ऑफ पर्सन टू विच दे रिसीव इन्फॉर्मेशन सच एज विजुअल, ऑडियो और टच। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे कई लोग हैं उनको प्रेफरेंस होती है किस पे? नोट्स लिखने की, है ना। कई लोग होते हैं जिनको नोट्स मतलब कुछ नोट्स बनाए बिना कुछ चीज याद ही नहीं होती है, या तो वो देख करके या सुन करके नोट्स बनाएंगे, पर वो नोट्स बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर परसेप्चुअल मोडालिटी के बाद में क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब सूचना का प्रसंस्करण, इसका क्या मतलब है कि आपको जो सूचना आ रही है उसको आप किस तरीके से प्रोसेस करते हो, है ना। किस तरीके से उसके बारे में सोचते हो, किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को याद रखने के बारे में विचार करते हो, तो ये सूचना प्रसंस्करण है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द वे वी आर स्ट्रक्चर्ड टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। इट इज अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम आवर सेंसेस, है। इसमें सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अपन प्रोसेस कैसे करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आता है। अब देखो, जैसे मान लो कि सीरियल और साइमल्टेनियस हो गया। जैसे कोई लोग हैं जो ऐसे, कोई आप
किसी चीज को है ना, जैसे एक दो तीन चार पांच पॉइंट दिए, तो कई लोग होंगे जिनको इनको सीरियल वाइज याद करना अच्छा लगेगा, या वही उनका मेथड होगा। कई लोग होंगे वो साइमल्टेनियसली भी इसको याद कर लेंगे। तो जैसे भी जिसका अपना अपना इंडिविजुअल वो है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाएगी। फिर तीसरा क्या है, पर्सनालिटी पैटर्न्स। इसमें देखो क्या है, ये व्यक्तित्व प्रतिरूप है। इसमें ईच वन ऑफ अस हैज प्रेफर्ड कंसिस्टेंट एंड डिस्टिंक्ट वे। सबका जो है ऑर्गेनाइज करने का, परसीव करने का और रिटेन करने का इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीका है। तो ये क्या है, ये पर्सनालिटी पैटर्न्स है। अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग व्यक्तित्व के अनुसार इंसान अलग अलग मेथड यूज करता है किसके इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के। इट फोकसेस दैट हाउ पर्सनालिटी अफेक्ट्स पीपल्स इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड हाउ दिस अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू ईच अदर विद इन द लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के साथ में पीपल जो लर्नर है उसका क्या इंटरेक्शन होगा, और यही बाद में डिफाइन करता है किसको, रिस्पॉन्स को, कि जो लर्नर है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा आपस में लोगों के साथ में, या फिर जो भी लोग लर्निंग उसके एनवायरमेंट में है वो। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने क्या देखी, लर्निंग स्टाइल्स जिससे डेराइव होती हैं। ठीक है, ये स्टाइल्स ऑफ लर्निंग नहीं है, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग जिससे डेराइव होती हैं, ये वो चीजें हैं। परसेप्चुअल मोडालिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और पर्सनालिटी पैटर्न्स। फिर इसके बाद में हम लोग स्टाइल्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करें तो मेजर देखो दो स्टाइल्स ऑफ लर्निंग एंडरसन के द्वारा दी गई है। इसमें ये रिलेशनल स्टाइल होती है, एक एनालिटिकल स्टाइल होती है। अब ये देखो, ये आपको याद करने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको है ना वहां पर एग्जाम में लिख करके नहीं आना। जैसे रिलेशनल स्टाइल है ना, वो जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं 11 12 या जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों की जो लर्निंग का तरीका होता है उसको रिलेशनल स्टाइल मतलब मोटे तौर पे ही कह सकते हैं। फिर एनालिटिकल स्टाइल, जिन बच्चों के पास साइंस रही है 11 12 में या फिर ग्रेजुएशन में, उनका जो मेथड ऑफ लर्निंग है वो एनालिटिकल है। और दोनों ही बहुत बेहतरीन मेथड है, इनके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। तो देखते हैं रिलेशनल स्टाइल है। देखो सबसे इसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो कितनी भी बड़ी, उसको सिंगल होल यूनिट में याद किया जाता है। ठीक है ना, सिंगल होल यूनिट में इनको याद करेंगे। जबकि एनालिटिकल स्टाइल वाले बच्चे जो होंगे या फिर जो लर्नर होगा वो कैसे याद करेगा, इन्फॉर्मेशन को स्मॉल चंक्स में याद करेगा। फिर ये एग्जिबिट करते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग को। ये इंट्यूटिव थिंकिंग के बारे में विचार करते हैं, उसी की एबिलिटी पर ये काम करते हैं। जबकि एनालिटिकल जो स्टाइल वाले हैं वो सीक्वेंशियल और स्ट्रक्चरल थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं। रिलेशनल स्टाइल में क्या होता है, ये इजीली लर्न कर लेते हैं क्या, ह्यूमन कंटेंट और सोशल कंटेंट, है ना, जो सोसाइटी से रिलेटेड है या ह्यूमन से रिलेटेड है, मानव से संबंधित है। एनालिटिकल स्टाइल वाले इजीली लर्न लर्न कर लेते हैं कौन से, इनएनिमेट और इम्पर्सनल कंटेंट, जो सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, जो अमूर्त टाइप के हैं। ठीक है, फिर गुड मेमोरी फॉर वर्बल इंफॉर्मेशन के लिए जो रिलेशनल स्टाइल्स वाले हैं उनके पास में मेमोरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, किसके लिए, वर्बल इंफॉर्मेशन के लिए। जबकि एनालिटिकल स्टाइल वाले हैं उनके पास एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनके पास वर्बल इंफॉर्मेशन के लिए मेमोरी अच्छी नहीं होती है। फिर रिलेशनल स्टाइल में देखो ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं इस फील्ड में, नॉन एकेडमिक एरिया में, है ना, शैक्षणिक गतिविधियों में ये टास्क ओरिएंटेड नहीं होते हैं, नॉन शैक्षणिक मतलब नॉन एकेडमिक एरिया में ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं। जबकि एनालिटिकल स्टाइल वाले हैं ये क्या, एकेडमिक एरिया में, जो स्कूली शिक्षा है या जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं। जो रिलेशनल स्टाइल वाले हैं फिर देखो कि ये अथॉरिटी का जो ओपिनियन होता है उससे ये लोग प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस बाय अथॉरिटी ओपिनियन। परंतु जो एनालिटिकल स्टाइल वाले हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स या लर्नर्स हैं, वो अफेक्ट अफेक्ट किससे होते हैं, ओपिनियन ऑफ अदर्स से वो लोग इफेक्ट नहीं होते हैं। फिर ये विड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें नॉन स्टिमुलेटिंग टास्क परफॉर्मेंस के टाइम पर ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं। और ये शोज द एबिलिटी टू परसिस्ट नॉन स्टिमुलेटिंग टास्क, जो मतलब इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो भी ये लोग कर लेते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स विद ट्रेडिशनल स्कूल स्टाइल के साथ में देखो, जो आर्ट्स वाले बच्चे उनको, या जो रिलेशनल स्टाइल वाले हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट होता है किससे, ट्रेडिशनल जो स्कूल स्टाइल है ना, उसमें तो अलग तरीके से चीजों को याद करना और काम करना सिखाया जाता है। और जो साइंस वाले बच्चे हैं या एनालिटिकल जो लोग हैं वो मैचेस मोस्टली विद स्कूल स्टाइल। ठीक है, तो ये सारी हमने देखी, किसे, एंडरसन ने जो दो स्टाइल्स ऑफ लर्निंग बताई उसके बारे में, रिलेशनल स्टाइल और एनालिटिकल स्टाइल। फिर देखें एक कॉल भाई साहब है, उन्होंने लर्निंग के स्टाइल बताए, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने बेसिकली ये डायग्राम दिया है ना, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि फीलिंग, ये फीलिंग और वॉचिंग के बीच में डाइवर्जिंग होती है। ठीक है, फिर वॉचिंग और थिंकिंग के बीच में एसिमिलेशन होता है। फिर जो डूइंग होती है और थिंकिंग होती है उसके बीच में कन्वर्जिंग होता है, और अकोमोडेटिंग होता है किससे, फीलिंग और डूइंग के बीच में। तो ये देखो चारों चीजें अपन देखते हैं क्या क्या है, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और अकोमोडेटिंग, ये क्या क्या चीजें हैं एक एक करके देखते हैं। डाइवर्जिंग है देखो, इंडिविजुअल जो ये फीलिंग और वॉचिंग वाले के बीच में डाइवर्जिंग फेज में होते हैं, वो क्या करते हैं, ये स्टाइल ऑफ ये क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू वॉच रेदर देन डूइंग, है ना, ये किसी चीज को करने से ज्यादा उसको देखना पसंद करते हैं, है ना, या फिर देखने से लर्न करना पसंद करते हैं। तो ये देखो, दे लुक एट इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट और इवेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू इमेजिनेशन, है ना, ये इमेजिनेशन से ही सॉल्व करते हैं चीजों को, इनको पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, इनको उसको फील करके और उसको देख करके ये सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये लोग क्या है, ग्रुप में काम करते हैं और ये दूसरों के आइडियाज को सुनते हैं, है ना, जो ग्रुप में काम करेगा वैसे भी दूसरों के आइडियाज सुनने ही पड़ेंगे तभी ग्रुप में काम हो पाएगा। तो ये डाइवर्जिंग। फिर एसिमुलेटिंग है, एसिमुलेटिंग में क्या करते हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं कंसाइज और लॉजिकल अप्रोच को, है ना, कंसाइज और लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और ये मोर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, आइडियाज को, कंसेप्ट को, है ना, रादर देन द पर्सन, पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देते हैं आइडियाज को और कंसेप्ट को।
फिर कन्वर्जिंग की बात करें तो कन्वर्जिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल्स विद दिस स्टाइल आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये लोग फाइंड करना इनको ज्यादा पसंद है, और ये प्रायोरिटी देते हैं टेक्निकल टास्क को, है ना, जो टेक्निकल तरीके के टास्क होते हैं वो ये लोग परफॉर्म करते हैं, कौन, कन्वर्जिंग वाले, क्योंकि ये थिंकिंग और डूइंग के बीच में, ये कार्य करने और सोचने के बीच में है, तो ये दोनों तरीके के काम करेंगे, है ना, थिंकिंग भी करेंगे और डूइंग भी करेंगे। फिर अकोमोडेटिंग है तो ये फीलिंग एंड डूइंग के बीच में है, तो ये दिस स्टाइल इज मोर बेस्ड ऑन इंट्यूशन देन लॉजिक, है ना, ये इंट्यूशन अंतः प्रज्ञा पे ज्यादा आधारित है देन लॉजिक। अब ये क्या करते हैं कि ये इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन ले लेते हैं, है ना, एनालिसिस ऑफ अदर्स एंड दे यूज द एनालिसिस ऑफ अदर्स एंड आर अट्रैक्टेड टू न्यू चैलेंजेस, और ये जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है अकोमोडेटिंग जो है वो प्रेवलेंट है जनरल पब्लिक में, है ना, मोस्टली जो जनरल पब्लिक है वो इसी तरह की लर्निंग स्टाइल फॉलो करती है, फीलिंग एंड डूइंग वाली, इंट्यूशन बेस्ड। फिर हम लोग देखें मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होती है, देखो मेमोरी स्मृति ये क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ समवन टू रिटेन और रिकॉल इन्फॉर्मेशन, है ना, मेमोरी रेफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि परसीविंग है, जैसे कि थिंकिंग है, वैसे ही मेमोरी भी है, क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हम लोग देखें जो मेमोरी है वो तीन इंडिपेंडेंट स्टेजेस से गुजरती है, या तीन इंडिपेंडेंट इसके स्टेजेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं पर इंटर रिलेटेड जरूर होते हैं, है ना। इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं, जैसे पहला जो स्टेज है वो क्या है, एनकोडिंग, है ना, अर्थ, किसी चीज का अर्थ निकालना, ये फर्स्ट स्टेज है। फिर दूसरा है स्टोरेज, भंडारण करना, है ना, किसी इंफॉर्मेशन का भंडारण करना। फिर है रिट्रीवल, जब उस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो तब उसको इस्तेमाल करना, ये इसकी तीसरी स्टेज है। तो एक एक करके ये देखो कि इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, जब पहली बार रिसीव्ड होती है तो यहाँ पर रजिस्टर होती है ना, एनकोडिंग करते हैं तो रजिस्टर कर लेते हैं, सम मीनिंग, उस इंफॉर्मेशन से कुछ मीनिंग अपन डिराइव करते हैं सो दैट वो मेमोरी में मतलब एंटर कर सके, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको एनकोड करने के लिए हम उससे कुछ मतलब निकालते हैं, तो सम मीनिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन सो दैट आवर मेमोरी सिस्टम कैन रीयूज इट। फिर स्टोरेज, भंडारण की बात करें तो इन्फॉर्मेशन विच इज एनकोडेड, जो इन्फॉर्मेशन यहां से आ रही है सेकंड स्टेज में, जो एनकोड हो गई है, उसको अपन को स्टोर भी तो करना है, ताकि किस लिए स्टोर कर रहे हैं, ताकि उसको बाद में यूज कर सके, तो इन्फॉर्मेशन विच वाज एनकोडेड मस्ट आल्सो बी स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी पुट टू यूज लेटर। फिर स्टोरेज रेफर्स टू प्रोसेस थ्रू विच इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, थोड़े टाइम या थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए अपन को जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन करना है, तो उसको हमको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। और स्टोरेज जो है ये कंप्लीट्स द कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ मेमोरी। अगर मान लो कोई आप किसी चीज को आप कंसोलिडेट कर ले रहे हो या स्टोर कर ले रहे हो, तो अपने आप वो कंसोलिडेट होने के बाद में ही स्टोर होगी। फिर रिट्रीवल लास्ट में देखो कि आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करने वाली क्या चीज है, रेफर्स टू ब्रिंगिंग ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, जो अपन ने स्टोर, देखो ये स्टोरेज भवन था, उसमें अपन ने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर तो कर ली, अब जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब ये बाहर कैसे आएगी, तो ये अवेयरनेस है ना, जो रेफर्स टू ब्रिंगिंग ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टू अवेयरनेस सो दैट इट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कॉग्निटिव जो टास्क है, जो भी कॉग्निटिव टास्क है जिसमें अपने को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो हम लोग स्टोरेज से बाहर निकाल करके और उसको रिट्रीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी के तीन इंडिपेंडेंट स्टेजेस हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। फिर अपन मॉडल्स ऑफ मेमोरी की बात करें, है ना, तो आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स ऑफ मेमोरी उसमें टॉपिक दिया हुआ है, उसमें पहला देखो, सबसे पहला क्या है, स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। अब स्टेज मॉडल में क्या बताया गया है कि तीन बेसिक फॉर्म्स है मेमोरी की, सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी में क्या है, सेंसरी मेमोरी में देखो वो चीजें हैं, ये रजिस्टर करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच सेंस, है ना, जो भी अपनी इंद्रियां हैं उनसे ये रिट्रीव कर उनसे ये इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लेती है अपने दिमाग में, है ना, ये रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ ऐसा काम करती है। ये जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर करती है वो एग्जैक्ट रेप्लिका होती है, किसकी, स्टिमुलस की, जैसा आपने को स्टिमुलस मिला है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका अपनी सेंसरी मेमोरी में आ जाता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, परंतु इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है ना, इट इज लेस देन अ सेकंड, एक सेकंड से भी कम इसकी ड्यूरेशन होती है। एग्जैक्ट रेप्लिका तो आ जाएगा आपके दिमाग में जो भी स्टिमुलस है, परंतु वो एक सेकंड तक भी नहीं बचेगा। और एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी हम पहली बार इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, वो फर्स्टली गो इनटू सेंसरी मेमोरी, हमारी सेंसरी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन जाती है। तो देखो इसको एक बार रीड आउट करो, क्या है कि इट इज मेमोरी, सेंसरी मेमोरी क्या है, इट इज मेमोरी सिस्टम दैट रजिस्टर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच सेंस विद रीजनेबल एक्यूरेसी, है ना, रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ में। फिर रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द स्टिमुलस, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज है, ड्यूरेशन वेरी लेस है, एंड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन फर्स्टली गोज इनटू सेंसरी मेमोरी। इसके बाद में आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो भी हमने सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन डाली थी, अगर हम उसको अटेंशन दे दें, है ना, अटेंशन इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको दे दें, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, है ना। फिर इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लेस देन 30 सेकंड है, और इसमें इंफॉर्मेशन अगर प्रैक्टिस नहीं की जाएगी इस इंफॉर्मेशन को, तो ये उड़ जाती है, लॉस्ट हो जाती है या भूल दी जाती है, भुला दी जाती है। फिर इंफॉर्मेशन इज प्राइमरली एनकोडेड अकोस्टिकली इन टर्म्स ऑफ साउंड,
फिर अकॉर्डिंग टू मिलर, है ना, ये जो इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, चंकिंग मेथड। अपन ने देखा था किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये मान लो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको इतना 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 चंक्स बना करके याद कर लोगे, तो मिलर कह रहे हैं कि इससे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको भी रीड आउट करते हैं, क्या चीज है ये इन्फॉर्मेशन इन, देखो शुरू से, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, इसमें जो इंफॉर्मेशन इन सेंसरी मेमोरी व्हेन गिवन अटेंशन, है ना, एंटर्स, इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी मेमोरी में व्हेन गिवन अटेंशन एंटर्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना। अब ड्यूरेशन इसमें क्या है, लेस देन 30 सेकंड है, इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रैक्टिस देन इट इज लॉस्ट। फिर इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है वो भी लार्ज ही होती है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी की भी बहुत लार्ज कैपेसिटी, इसकी भी कैपेसिटी लार्ज होती है, पर ड्यूरेशन सेंसरी मेमोरी का लेस देन 1% है और शॉर्ट टर्म मेमोरी का लेस देन 30 सेकंड है। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रैक्टिस देन इट इज लॉस्ट। इंफॉर्मेशन इज प्राइमरीली एनकोडेड अकॉस्टिकली, मतलब इन टर्म्स ऑफ साउंड, साउंड के टर्म्स में उस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जाएगा। और मिलर भाई साहब क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या चंकिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर देखो, देखें लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिहर्सल करके रिहर्सल किया जाए, तो उस रिहर्सल के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन एलोबरेटिव रिहर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द इंफॉर्मेशन एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर परमानेंट स्टोर हाउस इसको कहते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो लाइफ टाइम है, और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये हमने तीनों ये जो सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी देख ली, है ना। स्टोरेज कैपेसिटी देखो सेंसरी मेमोरी की बहुत ज्यादा है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी की भी ज्यादा है स्टोरेज कैपेसिटी, पर सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन 1 सेकंड से भी कम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन 30 सेकंड से कम है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अनलिमिटेड है और ड्यूरेशन भी लाइफ टाइम का है। ये परमानेंट स्टोर हाउस है। उसके बाद देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये अपन ने बात तो कर ली कि ये जा रही है सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, ये ट्रैवल करती कैसे है, हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम वन स्टोरेज टू अनदर, है ना, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में कैसे जा रही है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन एटकिंसन, और ये जो पहले अपन ने जो मॉडल देखा, ये जो है ना स्टेज मॉडल है, ये एटकिंसन और शिफ्रिन का दिया हुआ मॉडल है। ये एटकिंसन और शिफ्रिन ने ही फिर प्रपोज किया क्या, नोशन ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, नियंत्रण प्रक्रिया। इन्होंने ये नियंत्रण प्रक्रिया बताई, और ये प्रक्रिया में इन्होंने ये चार चीजें बताई, है ना, चार कंट्रोल प्रोसेसेस बताए। वो क्या क्या है अपन देखते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्टिव अटेंशन, ये पहला कंट्रोल प्रोसेस है जो डिसाइड करता है क्या है, विच इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल फ्रॉम सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप देख रहे हो कि जिस भी चीज पे आपकी अटेंशन जा रही है वो आपकी सेंसरी मेमोरी में तो जा रही है, पर शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जा रही। तो आप सेलेक्टिवली जिस चीज को अटेंशन दोगे वो ट्रैवल करेगी कहां से, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ये है पहला कंट्रोल प्रोसेस। फिर दूसरा है मेंटेनेंस रिहर्सल, अनुरक्षण अभ्यास। इसमें क्या है, इट इज सेकंड कंट्रोल प्रोसेस विच रिटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर सो मच टाइम एज रिक्वायर्ड थ्रू रिपीटेशन, है ना। आप रिपीटेशन करके, बार बार रिहर्सल करके उस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है उसका रिटेंशन को बढ़ा सकते हो। अब इसी में मेंटेनेंस रिहर्सल, ये दोनों क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रखने के मेथड है, कि चंकिंग मेथड है ना, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स। दिस हेल्प्स एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म में ये हमने पहले भी बात किया था, जो यहाँ पर अपन ने देखा था, मिलर कह रहे हैं कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे चंकिंग मेथड या खंडनीय विधि से। फिर लास्ट में देखो कंट्रोल प्रोसेस, इलेबोरेटिव रिहर्सल एक कंट्रोल प्रोसेस है, जो हमने देखा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज को भेजनी है, तो ये कंट्रोल प्रोसेस क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात करता है, विस्तृत अभ्यास की बात करता है। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रीड आउट करने से फायदा बस इतना सा ही है कि जब आप इस चीज को रिवाइज करोगे तो आपको जो सेंटेंस है वो एज इट इज एक बार रीडिंग में, जैसे मैं रीड आउट कर दूंगा तो यू विल बी एबल टू मेक आउट, और उसको आप याद कर सकते हो। तो ठीक है, तो टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, एटकिंसन एंड शिफ्रिन प्रपोज द नोशन ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस। अब कंट्रोल प्रोसेसेस में सिलेक्टिव अटेंशन की बात की, सिलेक्टिव अटेंशन इट इज द फर्स्ट कंट्रोल प्रोसेस दैट डिसाइड्स व्हिच इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल फ्रॉम सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर है मेंटेनेंस रिहर्सल और चंकिंग मेथड, ये दोनों सेकंड कंट्रोल प्रोसेस में ही है, और इट इज सेकंड कंट्रोल प्रोसेस विच रिटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड। फिर चंकिंग मेथड में ये मेमोराइजिंग का मेथड है, इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, है ना, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर इलेबोरेटिव रिहर्सल या विस्तृत अभ्यास है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से कंट्रोल प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन एंटर्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और इसके आगे देखो अपन, इसके आगे देखो ये एटकिंसन और शिफ्रिन ने जो मॉडल दिया, उसके बाद में वर्किंग मेमोरी मॉडल है टलविंग का, है ना। टलविंग नाम के एक इंसान है, उन्होंने वर्किंग मेमोरी मॉडल दिया। उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक इम्प्लिसिट मेमोरी। अब ये एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या है, डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा है इसको, और इम्प्लिसिट को प्रोसीजरल मेमोरी भी कहा है। ये तो क्या है, ऐसी मेमोरी जिसमें अपन लोग नाम याद रखते हैं, कुछ फैक्ट याद रखते हैं, कुछ इवेंट्स याद रखते हैं। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एपिसोडिक और सिमेंटिक। अब एपिसोडिक मेमोरी में हम लोग क्या याद रखते हैं,
कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमको मतलब हमेशा याद रहेगा, वो एपिसोडिक मेमोरी में रहता है। और सिमेंटिक मेमोरी में क्या रहते हैं, जनरल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल देखो, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस एपिसोडिक मेमोरी में जो बीटिंग ऑफ मदर इन चाइल्डहुड है ना, अब बच्चा जो कितना भी बड़ा हो जाए पर उसको है ना मम्मी की पड़ी हुई एक आधी मार तो याद रहती ही है बचपन की। और जैसे कि और एग्जांपल देखो तो गोइंग टू स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम, ज्यादातर लोगों को ये वाली चीज भी याद रहती है। फिर सिमेंटिक मेमोरी में देखो जनरल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें एग्जांपल देखो जैसे 2+4 6 होता है ना, अब ये अपनी सिमेंटिक मेमोरी में बैठ चुका है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इतनी बार देख लिया जाता है कि ये सिमेंटिक मेमोरी में बैठ जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी। इसमें क्या है, हमने कुछ चीज सीख ली, जैसे कि साइकिलिंग। अब हमने साइकिलिंग बचपन में सीखी, 10 साल मत चलाओ, 11वें साल चलाओगे तो वापस आप साइकिल चला सकते हो, जैसे चाय बनाना। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप याद रखना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी के। फिर एक बार्टलेट मॉडल ऑफ मेमोरी है, बार्टलेट द्वारा दिया गया मॉडल है मेमोरी का। इसमें मेमोरी क्या कह रहे हैं ये, कि मेमोरी इज एन एक्टिव प्रोसेस विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू वंस ऑन प्रेजुडिस, सेल्फ एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट्स, है ना। अलग अलग लोगों के जो प्रेजुडिस होते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं और रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग मेमोरी का जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। इस चीज को समझाने के लिए बार्टलेट ने एक शब्द यूज किया, स्कीमा, है ना। अब स्कीमा की ये डेफिनेशन आप एज इट इज याद रखना, मेरे हिसाब से 2 नंबर में ये पूछे जाने वाला अच्छा क्वेश्चन है। तो स्कीमा क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विच इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड, स्टोर्ड एंड लेटर रिट्रीव्ड। तो स्कीमा क्या है, कोई भी ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसी पास्ट नॉलेज जो इन्फ्लुएंस करती है, हम किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, जो हमारी एबिलिटी है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, उसको इंटरप्रेट करने की, स्टोर करने की और उसको बाद में रिट्रीव करने की। तो ये क्या है, स्कीमा, ये बार्टलेट मॉडल ऑफ मेमोरी है। फिर अपन 4th नंबर पे देखें तो क्या है, क्रैक लॉकहार्ट्स थ्योरी। ये क्रैक लॉकहार्ट्स थ्योरी क्या कहती है, इसमें देखो 2 लेवल है ना। क्रैक लॉकहार्ट कहते हैं कि 2 लेवल पर आप प्रोसेसिंग करते हो, और जिस लेवल पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रेन होने के चांसेस होते हैं उसी अकॉर्डिंग है ना। तो शैलो प्रोसेसिंग है और डीप प्रोसेसिंग है। शैलो प्रोसेसिंग में तो क्या है, अपन ऊपरी सतही तौर पे चीजों को प्रोसेस करेंगे, और डीप प्रोसेसिंग में क्या है, अच्छी तरह से उसको डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो शैलो प्रोसेसिंग में क्या है, अटेंशन टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें अपन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे और अटेंशन देंगे। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिमेंबर्ड ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। ये जो शैलो प्रोसेसिंग करके जो अपन इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है। फिर डीप प्रोसेसिंग, इसमें इंटरप्रेटेड एट डीपर लेवल, इसमें सिमेंटिक एनक्लोजिंग और एनालिसिस होता है, और ये लंबे समय तक याद रहती है, रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये क्रैक लॉकहार्ट्स थ्योरी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फॉरगेटिंग क्या होती है, विस्मरण क्या होता है ना। फॉरगेटिंग, भूलना, जिससे हम लोग सब परेशान है कि आदमी भूल कैसे रहे, जो चीज भूलना चाहता है वो भूलता नहीं है, जो चीज याद रखना चाहता है वो भूल जाता है। तो ये फॉरगेटिंग है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एनी प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस और रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सम रीजन। अब ये सम रीजन कुछ भी हो सकते हैं, पर उसके कारण ये सब रीजन अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो ये फॉरगेटिंग की बेसिक डेफिनेशन है। क्या है, फॉरगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एनी प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस और रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सम रीजन। अब एक एबिंगहास नाम के एक भाई साहब है, उन्होंने क्या है फॉरगेटिंग के बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट ही कर दिया, और ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या बताया कि जो जैसे जैसे है ना इन्फॉर्मेशन को टाइम हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता जाएगा किसमें, लर्निंग और रिटेंशन के बीच में, तो अमाउंट ऑफ रिटेंशन क्या है, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। इसमें इन्होंने देखो एक वो इक्वेशन दी हुई है, अमाउंट रिटेन्ड, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, अमाउंट रिटेन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन तो वैसे जाएगा, टाइम सिंस लर्निंग। ठीक है, टाइम सिंस लर्निंग। ठीक है, ये इक्वेशन है ना इनकी दी हुई है। अमाउंट रिटेन कितना रहेगा, जैसे जैसे अमाउंट रिटेन बढ़ाओगे आप, मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो अमाउंट रिटेंशन क्या है, घट जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ ही देखो एनसीईआरटी में ये एक एबिंगस भाई साहब का दिया हुआ कर्व भी है, तो आप इसको भी देखेंगे कि इसमें क्या है। ये देखो पहले 20 मिनट में आपको शुरू में 100% इन्फॉर्मेशन याद है, फिर पहले 20 मिनट में क्या हो रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन 50% ही रह जाती है, 1 घंटे में इतनी रह जाती है, 8.8 घंटे में आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी रह जाती है, और ये 25% इन्फॉर्मेशन रह जाती है काफी टाइम के बाद में। तो मतलब देखो 3 साढ़े 3 दिन के बाद में तो 25% इन्फॉर्मेशन ही रह जाती है, इतना आप भूल चुके होते हो, और इतना आपके रिटेंशन है, 25% आपकी बच जाती है। तो ये क्या है कि बेसिक आप है ना, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो कोशिश यही करेंगे कि ये जो कर्व है ये भी बनाएं, और ये जो इक्वेशन है इसको भी लिख दें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसी में देखो इन्होंने ये जो बात कही है कि इनिशियली तो क्या है, शार्प डिक्लाइन है ना, हमने इस कर्व में देख लिया, इनिशियली तो क्या है, शार्प डिक्लाइन है मेमोरी में, बट डिक्लाइन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे वो ग्रेजुअल और स्लो होता जाता है। फिर इसके आगे देखें तो थ्योरीज और फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये फॉरगेटिंग अपन ने देखा ड्यू टू सम रीजन, तो वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो डीके और डिसयूज प्रिंसिपल है, फिर थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस और इनहिबिशन है, इनकोडिंग फेलियर है, कंसोलिडेशन फेलियर है, रिट्रीवल फेलियर है, और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है ना। स्पेलिंग्स के लिए माफी चाहेंगे।
तो ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। तो एबिंगास भाई साहब ने देखो ये दिया है डीके और डिसयूज प्रिंसिपल 1885 में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन वी लर्न अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेमोरी ट्रेसेस, है ना, दिमाग में क्या बनते हैं, मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो ये जो ट्रेसेस होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। तो ये इन्होंने फॉरगेटिंग के बारे में, पर ये क्या है, दिस थ्योरी कुड नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन फॉरगेटिंग। ये कहते हैं कि बाकी लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना थ्योरी ऐसे ही इन्होंने बना दी, इसमें कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक बार इसको रीड आउट करें। एबिंगस ने जो प्रोपाउंड की है क्या, डिके और डिसयूज प्रिंसिपल, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन वी लर्न अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरी ट्रेसेस आर फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन, बट एज टाइम पासेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस और यूज दीज मेमोरी ट्रेसेस डिसअपियर, है ना। ये जो मेमोरी ट्रेसेस है ये डिसअपियर हो जाते हैं। फिर थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस और इनिबिशन है। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसोसिएशन एस्टैब्लिश बिटवीन डिफरेंट आइटम्स इन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, दे रिमेन इन मेमोरी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ये इंडिपेंडेंटली कोई आइटम होंगे वो आपके पास में जब तक कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, जब तक उनमें कोई आपसी विरोध नहीं होगा, तब तक वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे वहां पर। बट एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल दीज एसोसिएशंस कंपीट विद ईच अदर, है। और ये क्या इंटरफेरेंस, इससे इंटरफेरेंस हो जाता है और फिर वो रिट्रीवल में मुश्किल आती है। तो ये देखो दो टाइप के बताए हुए हैं, एक तो प्रोएक्टिव है फॉरवर्ड मूविंग, और दूसरा है रेट्रोएक्टिव बैकवर्ड मूविंग। अब जैसे प्रोएक्टिव में क्या है कि जब आपने कोई प्रीवियसली लर्न एक्शन है वो आपको इंटरफेयर कर रहा है किसमें, रिकॉल करने में नया एक्शन। जैसे कि आप नया मोबाइल नंबर किसी का याद करते हो, है ना, और आपको पुराना नंबर ऑलरेडी याद है, तो वो क्या है, पुराना नंबर जो है ना वो इंटरफेयर करेगा। आप अक्सर क्या होगा कि आप जब उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो नए और पुराने मोबाइल नंबर मिक्स हो जाएंगे। वैसे ये रेट्रोएक्टिव है, तो इसमें डिफिकल्ट इन रिकॉलिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन आफ्टर गैदरिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जब आपने जैसे नया मोबाइल नंबर कोई आपको नया याद हो गया, तो आपको जो पुराना वाला है ना वो अपने आप ही आप भूल जाते हो, या फिर उसमें इंटरफेरेंस होती है। तो ये प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव है। फिर एनकोडिंग फेलियर की बात करें तो ये ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एनकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। एनकोडिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये नहीं जा पाई जो इन्फॉर्मेशन, है ना, तो वो रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है ना, कैन नॉट बी रिट्रीव, या इट इज डिफिकल्ट टू रिट्रीव। फिर कंसोलिडेशन फेलियर में क्या करेंगे कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर आप कंसोलिडेट नहीं करोगे तो वो क्या है, उसमें कंसोलिडेट नहीं करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। तो द encoded information stored in the memory is not consolidated, which leads to failure of long term memory formation and forgetting occurs. फिर रिट्रीवल फेलियर थ्योरी है, इसमें क्या होता है, ये टल्विंग एक भाई साहब है उन्होंने दी है। तो द फेलियर टू यूज इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इन अ टाइमली मैनर, है ना, जब आपको जरूरत है तब आप अगर उसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है कि वो रिट्रीवल फेलियर थ्योरी है। अब इसमें क्या होता है, दिस फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिट्रीवल क्यूज कुछ होते हैं। मतलब जैसे आप सोच करके देखो कि अपन जैसे बचपन में होता था कि अपन को कोई चीज याद नहीं आ रही, पर अपन क्या कहते थे कि बस एक शब्द बता दे, शुरुआत की लाइन का एक शब्द बता दे, तो वो एक शब्द क्या आपका रिट्रीवल क्लू है, या क्यू है। तो वो रिट्रीवल क्यू जब मिल जाता है तो वो आपको वापस से रिट्रीव हो जाती है मेमोरी। मेमोरी तो लॉन्ग टर्म इसमें पड़ी हुई है, पर टाइमली मैनर में उसको रिट्रीव करने में फेलियर हो रहा है। तो रिट्रीवल क्यूज क्या है, और दोज मींस दैट हेल्प अस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन जो स्टोर की गई है। फिर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, ये देखो सिगमंड फ्राइड नाम के एक साइकाइट्रिस्ट हैं, उनके द्वारा ये कि ये फॉरगेटिंग दोज लाइफ एक्सपीरियंस थ्रू रिप्रेशन और सप्रेशन व्हिच कॉजेस एंजाइटी और गिल्ट। इसमें ये कहते हैं कि हम लोग वो चीजें भूलते हैं जो हम भूलना चाहते हैं, वी फॉरगेट बिकॉज वी वांट टू फॉरगेट। तो और वो क्या ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं, उससे एंजाइटी होती है या गिल्ट होती है, तो वो वाली चीजें हम भूल जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इंसिडेंट्स ऑफ ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स जो होते हैं वो क्या है, ट्रॉमा क्रिएट करते हैं महिलाओं में, ये जिसके साथ भी ऐसी घटना हुई है, तो इस वजह से वो क्या है इसको भूलना चाहती हैं, तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होता है। फिर मेमोरी का इनहेंस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, जैसे हमने अभी बात किया कि ये रिट्रीविंग फेलियर थ्योरी है, तो इसमें अपन रिट्रीवल क्यू है, तो अब ये अपन को अचानक से कोई मेमोरी है परंतु वो याद नहीं आ रही, तो वो रिट्रीव करने के लिए वो रिट्रीवल क्यू है। तो वैसे ही और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं मेमोरी को इनहेंस करने के, मेमोरी को बढ़ाने के। अब मेमोरी को बढ़ाने के लिए देर आर मैनी टेक्निक्स, है ना, उनको जो टेक्निक्स है उनको क्या है, न्यूमोनिक क्यूज कहते हैं, ये स्पेलिंग गलत है ना, न्यूमोनिक क्यूज कहते हैं। अब इसमें देखो क्या है, पांच छह मेथड है, ये एक एक करके देखते हैं। न्यूमोनिक यूजिंग इमेजेस है, न्यूमोनिक क्यूज यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एंगेजिंग इन डीप लेवल प्रोसेसिंग हमने पहले भी देखा था, शैलो और डीप लेवल के बारे में। फिर मिनिमाइज करेंगे इंटरफेरेंस को, मूविंग इनफ रिट्रीवल क्यूज और पीक्यूआरएसटी मेथड। तो देखो एक एक करके क्या क्या है। न्यूमोनिक यूजिंग इमेजेस, अब जैसे कीवर्ड मेथड है इसमें कि आप किसी डेफिनेशन को याद कर रहे हो, उसकी जगह आप कीवर्ड याद कर लो, इज, एम, आर, दो, दैट, ये सब तो आप लगा ही लोगे। तो ये इसमें क्या है कि आप बड़ी सी सेंटेंस को याद करने की बजाय उसमें कीवर्ड्स को याद कर लो और वो सेंटेंस खुद फ्रेम कर लो। फिर एक मेथड ऑफ लोकाई है, इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इमेजेस के फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज कर लो और वो याद रह जाएगी। फिर निमोनिक क्यूज यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें देखो चंकिंग मेथड है ना, जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि 988 400 8412, ऐसे मान लो कोई मोबाइल नंबर है, तो कई लोग होते हैं उसको उनको पांच पांच नंबर के चंक्स में ये याद होता है, कई लोग होते हैं वो तीन और दो के चंक्स में याद करते हैं। अब ये मोबाइल नंबर मुझे भी पता नहीं है, कोई कॉल वॉल मत लगा लेना भाई, मैंने भी मन से ही बनाया है।
फिर फर्स्ट लेटर टेक्निक है, ये रिमेंबरिंग फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, जैसे कि विबग्योर है ना, अपन ने बचपन से अपन देखते आ रहे हैं, क्या है विबग्योर, अपन ने विबग्योर क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ जो लाइट है, तो वो विबग्योर अपन देख रहे हैं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो इसमें कर क्या रहे हैं अपन कि वायलेट का अपन ने वी याद कर लिया, इंडिगो का आई, बी, ब्लू का बी, और ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ, और रेड का आर, तो ये क्या मेथड है, फर्स्ट लेटर टेक्निक है। फिर एंगेजिंग इन डीप लेवल, इसमें अपन ने जो क्रेक लॉकहार्ट की थ्योरी देखी थी उसमें शैलो और डीप लेवल प्रोसेसिंग देखी थी। अब इसमें अगर अपन डीप लेवल प्रोसेसिंग में जाते हैं तो इट फोकसेस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रादर देन इट्स सरफेस फीचर्स, है ना, ये जो फिजिकल फीचर्स या सरफेस फीचर्स पे फोकस करने की बजाय डीप लेवल पर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो वो अच्छे से याद रहेगी, तो ये मेमोरी एनहांस करेगा। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग अ मैन क्वेश्चंस अबाउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स मीनिंग्स एंड रिलेशंस, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसकी डीप लेवल प्रोसेसिंग हो पाती है। जैसे हम एथिक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि डायलेक्टिकल मेथड, एक सोक्रेटिस का मेथड है डायलेक्टिकल मेथड, या फिर हीगल की वो थीसिस एंटी थीसिस थ्योरी है जिससे सिंथेसिस बनता है, वो सब हम लोग उसमें एथिक्स में देखेंगे। फिर मिनिमाइज, इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करना, अवॉइडिंग लर्निंग टू मच सिमिलर इन्फॉर्मेशन एट वंस, जैसे आप हिंदी में पहिया बाची याद कर रहे हो तो 10-10 याद कर लो, एक दिन में 10 याद कर लो, एक ही दिन में 50 याद कर लिए तो 50 के 50 याद नहीं रहेंगे, 10 याद किए तो 5 तो याद रहेंगे, ठीक है, तो अवॉइडिंग टू मच सिमिलर इन्फॉर्मेशन एट वंस। फिर मूविंग इनफ रिट्रीवल क्यूज, इसमें आइडेंटिफाइंग रिट्रीवल क्यूज इनहेरेंट इन मटेरियल टू बी मेमोराइज, जैसे अपन ने पहले बात की थी कि कोई बस सेंटेंस का पहला शब्द बता दे, मैं पूरा सेंटेंस बता दूंगा, तो वो पहला शब्द जो है वो रिट्रीवल क्यू है। फिर है क्या, PQRST मेथड, ये थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा दिया गया एक मेथड है, इसको आप याद रखना, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है ना। ये पी से क्या है, प्रीव्यू, एक तो आप एक कर्सरी लुक एट इंफॉर्मेशन, है ना, ऊपरी सरसरी निगाह से इसको देख लो। फिर क्यू है क्वेश्चन, रेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन। फिर आर से है क्या, रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग एंड लुक फॉर द आंसर्स। फिर एस है, एस क्या है, सेल्फ रिसाइटेशन, और टी क्या है, टेस्ट, मेमोराइज बाय राइटिंग वॉट एवर यू हैव रेड, ठीक है, तो ये PQRST मेथड है। फिर इसके बाद में देखो असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन की अपन बात करेंगे, अपन ने उससे पहले वाले लेक्चर में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात की थी, सिमिलरली असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन भी वैसे ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एक करके अपन चीजें देखेंगे। तो मोटिवेशन वैसे होता क्या है, अभी प्रेरणा क्या है, इट इज अ ड्राइव और डिजायर टू परसू एंड अचीव गोल्स, है ना, जैसे आपको अगर कभी भी थकान हो तो भी आप किसी चीज को कर रहे हो तो आपके अंदर वो मोटिवेशन है, ये ड्राइव है, वो डिजायर है टू परस्यू और अचीव पर्टिकुलर गोल जो आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट अ पर्सन्स इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, persistence in pursuing a particular course of action, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है ये, तो ये आप देख लेना। असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, अब असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इट इज एन अटेम्प्ट इज मेड टू असेस द मोटिवेशनल एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इसमें अपन लोग एक एक करके देखते हैं मेथड्स ऑफ मोटिवेशन असेसमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चनियर मेथड हमने देखा था, पहले भी 16 प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनियर है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी है, तो ये मेथड क्या थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, 50-100 क्वेश्चन होते हैं, और ये 50-100 क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, जो असेसर है वो जवाब मांगता है जिसका असेसमेंट कर रहे हैं, और फिर उससे उसके मोटिवेशन लेवल का पता लगाया जाता है। फिर जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या है, इसमें सम रैंडम और अनऑर्गेनाइज मटेरियल दे दिया जाता है, और उसके उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स होता है उससे उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसका जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन को अपन असेस करेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, अब इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल मोटिव्स ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये तरीका हो सकता है अपन पहले मोटिवेशन को जांचने का, सोशल मोटिव्स क्या है, कोई काम किया है तो, या फिर कुछ न्यूज़पेपर या हिस्टोरिकल इवेंट्स में ऐसा कुछ है। फिर सिचुएशनल टेस्ट की बात करें तो इसमें अपने SRT की बात की थी, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, कि आप किसी इंसान को सिचुएशन दोगे 5 तरीके की और पांचों उसके रिस्पॉन्स चेक करोगे तो आपको उसके मोटिवेशन के बारे में, क्या मोटिवेशन है, क्या अभिप्रेरणा है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर इंसान ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल मेथड है, तो स्ट्रॉन्गर द मोटिवेशन इन अ पर्सन मोर इंटेंस इज हिज रिस्पॉन्स एंड एक्सप्रेशन, जैसे मान लो आप किसी से, जैसे अधिकारी बनने की बात आती है तो जो आप RAS बनने वाले हो तो कई बच्चों से आप पूछोगे कि है ना आप क्या बनोगे, तो वो जैसे ही RPS की बात आएगी तो उसका जो इंटेंसिटी होगी जवाब देने की वो बढ़ जाएगी, है ना, तो उसके रिस्पॉन्स, तो ये उसके मोटिव्स इसमें जानने की जरूरत है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड है, और मोटिवेशन को क्या कारण से है वो बाद में और असेस करने की उसको जरूरत होती है। फिर सिलेक्शन मेथड है, तो इसमें मोटिवेशन कैन बी असेस्ड बाय ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मोटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन ऑप्शन अमंग्स मेनी अवेलेबल, 10 ऑप्शन किसी को दे दिए, अब 10 में से मान लो कि ये 10 अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम दे दी, ये 4 फ्लेवर की आइसक्रीम दे दी, अब इसमें से चॉकलेट ही उसने क्यों चूज किया, ये उसका क्या मोटिव है इसके पीछे, या फिर इसने रेड कलर की आइसक्रीम क्यों चूज की, क्या मोटिव है, तो ऐसे ऐसे स्टडीज, ये साइकोलॉजिकल लेवल की स्टडीज होती हैं, तो ये सिलेक्शन मेथड है। फिर है इंटरफेरेंस मेथड, इसमें क्या होता है, अ पर्सन मेक्स एफर्ट्स टू कंप्लीट एनी टास्क इवन आफ्टर मल्टीपल फेलियर, ठीक है, परसिवरेंस जिसको अपन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उसका कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन उसके अंदर होता है कि वो बार बार फेल होने के बावजूद भी वो टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। एक बार इनको वापस से रीड आउट कर लेते हैं ना जल्दी जल्दी, फाइनल ये थर्ड लेक्चर था तो ये ऑलमोस्ट खत्म ही है, तो इसको एक बार अपन है ना तीनों पांचों मेथड्स को, क्योंकि डायरेक्ट उसमें दिया हुआ है अपने जो सिलेबस है,
तो ये पूछ लेगा तो अपने को ऐसी कैसी स्टेटमेंट्स याद आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चनर मेथड है ना, इजीएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है। क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड एंड मोटिवेशन इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स। इसमें एग्जांपल है एमएमपीआई और 16 प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनर। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या, इन दिस सम रैंडम एंड अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इज गिवन एंड पर्सनालिटी इज असेस्ड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। फिर एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मोटिव्स ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। फिर सिचुएशनल टेस्ट है, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिएक्शन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। एग्जाम्पल इसमें देखा था अपन ने, एसआरटी है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल मेथड, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गर द मोटिवेशन इन अ पर्सन द मोर इंटेंस इज हिज रिस्पॉन्स एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड टू दोज मोटिव्स। फिर सिलेक्शन मेथड है, तो मोटिवेशन कैन बी असेस्ड बाय ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मोटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन ऑप्शन अमंग्स मेनी अवेलेबल ऑप्शन। फिर इंटरफेरेंस मेथड है, इसमें क्या है, अ पर्सन मेक्स एफर्ट्स टू कंप्लीट एनी टास्क इवन आफ्टर मल्टीपल फेलियर। मोटिवेशन इज असेस्ड बाय नोइंग मोटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एफर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने बात करी मोटिवेशन के बारे में, फॉरगेटिंग के बारे में, अभिप्रेरणा हो चाहे लर्निंग हो, अधिगम हो, ये सारी अपन ने बात करी। अब इसका जो फाइनल लास्ट लेक्चर बचता है ना, अपन ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमको स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। और वैसे तो स्ट्रेस के बारे में पढ़ना क्या है, स्ट्रेस तो पता ही है सबको, पर स्ट्रेस के बारे में क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।